नेशनल सीड एसोसिएशन के इंडियन सीड कांग्रेस में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के हित को बताया सर्वोपरि, कहा अच्छी गुणवत्ता के बीजों के लिए सरकार शीघ्र ही लॉन्च करेगी सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को दी मंजूरी। केंद्रीय खाद्य एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ बताया एक और बड़ी उपलब्धि। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता किसानों को देगी अत्यधिक लाभ। तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का समापन। मेले के अंतिम दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोटे अनाजों की अहमियत को किया उजागर। श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य अन्न और पर्यावरण सुरक्षा की थीम पर आयोजित कृषि मेले में लाखों किसानों ने लिया भाग। देश भर में दिख रही है हर्बल होली की धूम। मेरठ के जेल में कैदियों ने बनाया चुकंदर, पालक, गेंदे और गुलाब के फूलों के मिश्रण से हर्बल गुलाल। ब्रिज में विदेशी श्रद्धालुओं ने खेली फूलों की होली। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। इसी दिशा में हमारे किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार शीघ्र ही सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इससे बीज व्यापार क्षेत्र में गलत काम करने वालों पर अंकुश लगेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बात शनिवार को दिल्ली में नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कही। तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पर संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। इसे लॉन्च करने से इसका फायदा किसानों के साथ ही बीज क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा और बीज का क्षेत्र ठीक प्रकार से सुनिश्चितता से काम करने की ओर अग्रसर होगा। बीज क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में जो कोई भी बाधाएं आती हैं तो सरकार इस संबंध में पूरी तरह गंभीर है। तोमर ने कहा कि हमारा कृषि क्षेत्र समृद्ध है, वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि में भारत अग्रणी स्थिति में है, फिर भी आयात घटाते हुए तिलहन, कपास जैसे जिन कुछ क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भर होना है, उनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीज क्षेत्र के हितधारक भी अपना योगदान दें। इस दिशा में सीड इंडस्ट्रीज को रोड मैप बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। तोमर ने कहा कि आने वाला कल भारत के लिए बहुत ही शुभंकर है। दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को सबने देखा है। भारत की साख और हमारा महत्व आज दुनिया के राजनीतिक मंचों पर जितना मजबूत दिखाई देता है, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं था। आज दुनिया का बड़ा भाग हिंदुस्तान से मांगने की अपेक्षा रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल व सशक्त नेतृत्व एवं देश की प्रगति में सबके योगदान के कारण ये बेहतर स्थिति निर्मित हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं। वहीं पीएम गति शक्ति कार्यक्रम आने वाले कल में विकसित भारत की बुनियाद मजबूत करने वाला है। हम सब जो कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वर्ष 2050 तक बढ़ने वाली आबादी को ध्यान में रखते हुए देश दुनिया की अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार रहें। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना एवं समाधान करते हुए देश को अग्रणी अवस्था में लाएं, ये भी हम सबका रोड मैप में शामिल होना चाहिए। तोमर ने कृषि क्षेत्र की निरंतर प्रगति में बीज क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बीज ही सृष्टि है, बीज का विकास ही सृष्टि का विकास है। क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन बीज का महत्व है। बीज की गुणवत्ता निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्व रखती है। कृषि के क्षेत्र में बीज की गुणवत्ता, उसका विकास, संख्यात्मक रूप से बढ़ना, किसानों के द्वारा उपयोग करना और मनुष्यों के द्वारा उपभोग करना, ये एक बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में जो लोग सहभागी हैं वो अपना व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस क्षेत्र के प्रति उनकी मानवीय जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। तोमर ने जलवायु के अनुरूप एवं बायो फोर्टिफाइड किस्मों के साथ ही बीजों की अन्य अच्छी किस्में विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े सभी संस्थानों के वैज्ञानिकों के योगदान की भी सराहना की।
भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी भी एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगी। यूरिया के बाद डीएपी देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है, जबकि डीएपी का उत्पादन केवल 4 से 5 मिलियन टन ही है। देश में बाकी डीएपी आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने इफ्को के बनाए डीएपी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है। बता दें, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ये कानून है जो देश में खादों की बिक्री मूल्य वितरण को नियंत्रित करता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल होने से इसके व्यावसायिक रिलीज का रास्ता भी साफ होने वाला है। केंद्र सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। बता दें, किसानों को अभी तक डीएपी बोरी में मिलती थी, जिससे उसकी ढुलाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नैनो डीएपी बोतल में आने से इसे उतनी ही मात्रा में आसानी से लाया जा सकेगा। साथ ही इस कदम के बाद डीएपी की कीमतों में भी कमी आने की संभावना बन गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। मनसुख मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आसान करने में मदद मिलेगी। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा तथा ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शानदार समापन हो गया है। श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्यान्न और पर्यावरण सुरक्षा की थीम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कृषि मेले में लाखों किसानों ने भाग लिया और कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक का शोध संस्थानों, स्टार्टअप व उद्यमियों के स्टॉल पर सजीव प्रदर्शन देखा। देखते हैं उप यादव की ये खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शानदार समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के माध्यम से विश्व में श्री अन्न का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले की थीम श्री अन्नो द्वारा खाद्य, पोषण व पर्यावरण सुरक्षा रखी गई थी। लाखों किसान आए जिन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्टॉलों के अंदर जाकर उन्होंने देखने का काम किया और जैसा कि किसानों के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया और जिसमें मोटा अनाज जिसको कहा करते थे अब उसको श्री अन्न के नाम से पुकारते हैं और इसको लेकर मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 मनाया जा रहा है और उससे आने वाले समय के अंदर छोटे किसान हैं उनको भी इससे अधिक लाभ मिलेगा। मेले के विषय पर मीडिया से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर RN पडारिया ने कहा कि किसानों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिहाज से कृषि विज्ञान मेला काफी मददगार रहा। मेला बहुत ही सार्थक रहा। वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो शब्द कहलाता है कि पूरा श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला इसका कैसे विकास हो, इस पर रखा गया। उसी प्रकार जिस तरह से अभी हम लोग जान रहे हैं कि डिजिटल उपकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारतीय सरकार की योजना में डिजिटल करने का बहुत ही ज़्यादा इस पर बल दिया जा रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने एक सत्र रखा था जिसमें किसानों को ड्रोन का उपयोग या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे वो बाजारीकरण कर सकते हैं, दूसरे जो हितधारक हैं उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर एक सत्र रखा गया। केटेड के इंचार्ज डॉक्टर JPS डबास ने कहा कि किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों से किसानों को जोड़ने की जरूरत को ध्यान में रखकर हमने मेले में व्यवस्था की थी। मेला अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा। सफल रहने का ये कारण है कि किसान जो है पूरे देश से लगभग 1 लाख के करीब किसानों ने भाग लिया है और साथ साथ में यहाँ पे नई किस्मों के जो बीज हैं वो भी उनको उपलब्ध हुए हैं और हमारे लगभग 70 से 80 किसान जो कृषि उत्पाद है उनमें मूल्य संवर्धन करते हैं, सीधी मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानें लगाई हैं और सीधे उपभोक्ता को अपने पदार्थ उपलब्ध करवाए हैं। उसमें खासकर जो खाद्य श्री अन्न है उनसे बने पदार्थों का ज़्यादा यहाँ पे आकर्षण रहा है, जिसमें खासकर बाजरे के, रागी के
और इन चीज़ों के जो उत्पाद थे उनको लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर खरीदा है। मेले के दौरान नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने इस कृषि विज्ञान मेले को किसानों के लिए तकनीक व नवाचारों से रूबरू करवाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पढ़ाई को मैं एक उद्यम के रूप में चेंज करूं, और मैंने छोटे से स्तर पे एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, 17 बेड की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, और मैं आज उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 1100 बेड वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पहुंच चुका हूं, जो शायद इंडिया की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। और इसी के साथ साथ मैं मेरे गाँव के लगभग 16 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा हूँ, और देश के 40,000 युवाओं को मैं ट्रेन कर चुका हूं, जो पूरे देश में जाकर वर्मी कंपोस्ट का अपना छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट कर चुके हैं। पुरस्कार मिलने के बाद ऐसा लगता है कि 80,000 नहीं, अभी 1,60,000 तक करो। ये पुरस्कार मिला है, और लोगों को भी वही मैसेज दो कि प्राकृतिक खेती की तरफ किसान लोग फिरवे, कि प्राकृतिक खेती ऐसा है कि जमीन बचेगी, जमीन हमारी माँ है, गौ माता है, तो गौ माता भी बचेगी। जैविक खेती में हम लोग सेब की बागवानी करते हैं, और बीच में हम सब्जी उत्पादन भी पूर्ण जैविक रूप से करते हैं, और उसमें किस तरह से जैविक पद्धति से हम उत्पादन को अपना बढ़ा रहे हैं, और अपने जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसकी भी उर्वरता को बनाए रख रहे हैं। इसके लिए ये इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया। मेले में हमें बुलाते हैं और कहते हैं भाई आप नहीं आते हो तो थोड़ी रौनक कम रहती है। तो आप देख रहे हैं ये 55 फुट का फ्रंट है, 2 साइड ओपन ये स्टॉल दिया है, और परमात्मा की कृपा से ग्राहकों की पहले दिन से और अभी तक कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है इससे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि हम पहले लोन के लिए देखते थे कि लोन हमें चाहिए तो हम 2 गारंटर लाएंगे, जब हमें लोन मिलेगा, आज बगैर किसी गारंटी के हमें लोन मिल सकता है और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी मेरी बहनें कोई भी घर में मतलब कोई भी काम करना शुरू करें चाहें तो लोन भी मिल सकता है, और हमें मेहनत की ज़रूरत है, और हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। 3 दिन तक चले इस पूसा कृषि विज्ञान मेले के दौरान लाखों किसानों ने भाग लिया, और कृषि में हो रहे नवाचारों, नवीन कृषि तकनीक का शोध संस्थानों, स्टार्टअप व उद्यमियों के स्टॉल पर सजीव प्रदर्शन देखने के अलावा केंद्र प्रेरित योजनाओं की भी जानकारी हासिल की। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का शांतिपूर्वक समापन हो गया। मेले के दौरान श्री अन्न, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण थीम रखी गई, जिससे न केवल किसानों को प्रेरणा मिली बल्कि किस तरह भविष्य की कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि में नवाचार किया जाए, वैज्ञानिक समाधान निकाला जाए और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किया जाए, इन सभी पर चिंतन मनन हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्याज की गिरती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नेफेड ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में 13 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद की है। केंद्र सरकार ने 22 फरवरी को सरकारी एजेंसी नेफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए थे। अब तक 1327 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की खरीद हो चुकी है। इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन कीमतें गिरने से किसानों को परेशानी जहां हुई, उसी के निदान के तौर पर नेफेड ने प्याज की सरकारी दर पर खरीद शुरू कर दी है। इससे एक और जहां किसानों को फायदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिली है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह। सर, प्याज का उत्पादन बढ़ा, कीमतें गिरी, किसानों और उपभोक्ताओं को जो नुकसान हो रहा है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और उनको लाभ दिलाने के लिए आपकी संस्था ने महत्वपूर्ण पहल की है। दासनगांव और नासिक में प्याज की खरीद हो रही है। कितना प्याज खरीदा जा चुका है, कितनी इसमें मीट्रिक टन प्याज की अभी तक आपके जरिए खरीद हुई है? भारत सरकार के इशारे पर, उनके आदेश पर नेफेड काम करती है और 10 करोड़ रुपया नेफेड ने मांगा है किसानों की मदद के लिए। तो सरकार सतर्क है कि प्याज का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब 1,0327 मीट्रिक टन अभी तक नेफेड ने वहाँ 9 रुपये केजी की दर से प्याज खरीदा है और उसको दिल्ली और जिन जिन शहरों में आवश्यकता है वहाँ भेजना शुरू कर दिया है, ताकि वहाँ किसान की मदद हो रही है और बड़े शहरों में उपभोक्ता की मदद हो रही है। आपने किसानों को राहत दी है प्याज खरीद कर,
दूसरी तरफ दिल्ली और बहुत सारी मंडियां जहां उपभोक्ताओं को प्याज की किल्लत न हो, इसके लिए भी आपने प्रबंध कराए, तो कितने ट्रक यहाँ दिल्ली और अन्य जगह आ रहे हैं और ये कहां से आ रहे हैं? देखिए, मेन नासिक में हमने अभी तक 13 सेंटरों पे खरीद शुरू कर दी है। तो दिल्ली एक सबसे बड़ा शहर है और यहाँ एज कंपेयर टू बम्बे, मद्रास, बेंगलोर, यहाँ प्याज की कंपैरेटिवली खपत ज़्यादा है। तो दिल्ली में कभी 8 गाड़ियाँ आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 15 आ गई, वो वेरी करता है। सिस्टम जैसे वहाँ से मिलता है वैसे ही भेजते रहते हैं। अगर बात करें सर अप्रैल मई के महीने की, तो उस दौरान भी प्याज की कीमतों में अंतर आ जाता है और उसकी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी नेफेड अलर्ट रहती है। तो इस बार का कोई टारगेट लिया गया है कि अप्रैल मई में कितना प्याज खरीदना है और इस व्यवस्था को नियंत्रित करना? देखिए, ये टारगेट अभी भारत सरकार ने अप्रैल मई के लिए फैसला नहीं लिया है। ये तो क्योंकि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा था, किसान परेशान था, इसलिए भारत सरकार ने कहा, आदेश दिया कि आप जाओ और ख़रीदो। तो हमने वहाँ अच्छे स्तर पर खरीद शुरू कर दी है। मई जून में भी अभी तक हमारे को 1.25 लाख मीट्रिक टन का टारगेट दिया है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये थे नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जिनका मानना है कि प्याज की कीमतें घटने से किसानों को हो रहे नुकसान से उन्हें बचाने के लिए एक और जहां नेफेड ने प्याज की उचित दर पर खरीद शुरू की है, वहीं दिल्ली में जैसी बड़ी मंडियों में उपभोक्ताओं को प्याज की किल्लत ना हो, इसके लिए प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए बड़ी मात्रा में नासिक से प्याज लाकर यहाँ वितरण करने का काम भी शुरू किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। होली का जश्न शुरू हो चुका है और मेरठ की जेल में बंदियों ने हर्बल गुलाल बनाया है। चुकंदर, पालक, गेंदे और गुलाब के फूलों को मिश्रित करके हर्बल गुलाल बनाया गया है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस गुलाल से त्वचा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस बार सभी कैदी और अधिकारी इसी गुलाल से होली खेलेंगे। मेरठ की जेल में बंदियों द्वारा हर्बल गुलाल बनाया गया। हर्बल गुलाल से त्वचा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और ब्रिज में भी होली की धूम मची हुई है। हर कोई भगवान राधा कृष्ण के प्रेम स्वरूप होली खेलने के लिए तैयार है। इस होली के रंग में रंगना चाहता है। होली की इसी मस्ती में विदेशी श्रद्धालु भी खुद को डूबने से नहीं रोक पाए। विदेशी भक्तों ने वृंदावन में जमकर फूलों से होली खेली। बात करेंगे अब मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शनिवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 मार्च को कपास का भाव रहा 7,705 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,805 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को कपास 7,600 रुपए पर बिकी, जबकि बुंडेली मंडी में 3 मार्च को कपास का भाव था 7,700 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,760 रुपए। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 मार्च को कपास का भाव था 6,600 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 6,700 रुपए पर हो गया। हालांकि राज्य की विजयनगर मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 3 मार्च को कपास का भाव रहा 7,950 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 7,850 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट, जसदण और मेरठ मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद और मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 7,000 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में 250 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रूपए। इसी तरह राज्य की ही जसदण मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 मार्च को मूंगफली का भाव था 6,625 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में 125 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,750 रूपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को मूंगफली 6,750 रूपए पर बिकी, जबकि मेरठ मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव था 6,810 रूपए। 4 मार्च को इसके सौदों में 10 रूपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 6,820 रूपए पर आ गया। मैनपुरी मंडी में 3 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,200 रूपए। 4 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,200 रूपए पर बरकरार रहा। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मटर की तुड़ाई करे, किसान अदरक की खुदाई कर ले। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ बीन्स की बुआई कर सकते हैं। बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। साथ ही केले के खेत में सिंचाई करते रहें। अरुणाचल में मक्के की बुआई करें। अभी सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। वहाँ किसान संतरे की तुड़ाई कर ले। संतरे में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में संतरे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अरुणाचल प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं। असम में धान के खेत में निराई करते रहें। धान की बुआई कर ले। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। असम में तोरई की बुआई कर ले। वहीं भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ किसान मूंग की बुआई करे। अभी उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय जूट की खेती के लिए खेत तैयार करें। असम में केले की रुपाई कर ले। किसान आलू की खुदाई करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही वहाँ कद्दू और खीरे की बुआई कर ले। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है।
अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और हम नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। सीबीआई ने निजी कोचिंग सेंटरों द्वारा जेईई मेन 2021 परीक्षा में कथित धांधली से संबंधित मामले की चल रही जांच में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर के लिए 21 मार्च को भारत गौरव रेलगाड़ी शुरू करेगा। 15 दिन की यात्रा के दौरान ये रेलगाड़ी कई राज्यों से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। नागालैंड में नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री पद और अन्य पदों के लिए भाजपा आलाकमान से बात होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए का कड़ा प्रहार। कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बशीर अहमद की संपत्ति कुर्क की गई। नौसेना की दक्षिणी कमान ने कहा कि केरल के कोची में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 5000 लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया गया। सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के 15 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। लखनऊ की एक दुकान ने बाहुबली गुजिया बनाई है। इस दौरान विशाल बाहुबली गुजिया खाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्राचीन नगरी काशी अनोखे आयोजनों और परंपराओं के लिए विख्यात है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को एक ऐसा आयोजन हुआ जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।